अगली सुबह भी मुल्क हाउस में मामूल के मुताबिक थी। महरीन किचन में शेल्फ के पास खड़ी शरीम के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। किचन से बाहर आई तो शरीम अनाबिया को लिए सोफे पर बैठा है, जबकि सामने रखी मेज पर लैपटॉप की स्क्रीन चमक रही है और स्क्रीन के उस पार अकराम साहब अपनी ज़ौजा के साथ बैठे स्काइप की सहूलत से बेहरामंद होते हुए अपनी पुती की शरारतों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। महरीन नाश्ता की ट्रे उठाए वहीं गई है। तुम हर वक्त मेरी बहू से काम ही करवाते रहते हो। सालिहा बेगम ने महरीन को देखकर शरीम को डपटा था। उन्हें महरीन के चेहरे पर आज वो ताजगी नजर नहीं आ रही थी जो हमेशा इसके चेहरे का हिस्सा होती थी। उन्हें लगा जैसे वो कुछ गमज़द है, कुछ चुप सी है। और पहला अंदेशा जो इनके दिल में आया था यही था कि कहीं शरीम ने इसे सब बता तो नहीं दिया। उन्होंने दिल ही दिल में शरीम से बात करने का सोचा था। मामा, मैं इसे कहता हूँ कि हम कक रख लेते हैं और बाकी कामों के लिए भी एक सरोंट अरेंज कर लेते हैं, लेकिन मेरी मशरक़ी बीवी कहती है कि घर के काम और ख़ुसूसी मेरे तमाम काम इसे खुद ही करने हैं। शरीम ने एक प्यार भरी नज़र अपनी शरीकियत पर डालते हुए कहा। जी मामा, भला काम ही क्या होता है, घर में आराम से हो जाते हैं सारे काम, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। महरीन ने ज़रा की ज़रा मुस्करा कर कहा। सालिहा बेगम ने इसकी मुस्कराहट को गौर से देखा। कुछ कम था इसकी मुस्कराहट में। हम इसकी मुस्कराहट में मुस्कराहट ही न थी, जो था वो जबरा था। उनका दिल अभी से हिलने लगा था कि पता नहीं उन दोनों के बीच सब ठीक चल रहा था या नहीं। वो खुद को तस्लीम देती रही कि सब ठीक होगा, लेकिन शरीम से उस बारे में बात करने का वो सोच चुकी थी। कुछ देर और बात करके शरीम ने लैपटॉप ऑफ कर दिया। साथ साथ वो अपना नाश्ता भी खत्म कर चुका था। इसे मुझसे लग रहा था जैसे महरीन ठीक नहीं है, चुप है, कहीं खोए खोए है, न खुद से बात करती है न इसकी बात का ज्यादा जवाब देती है, बस हाँ हूँ। उसने सोचा कि इसे महरों से आराम से बैठ के एक तफसीली गुफ्तगू करना पड़ेगी। इसके हर मुनफी ख्याल को इसके अंदर से निकाल कर फेंकना होगा। इसे फिर से वही महरीन बनना होगा जो वो पहले थी, हंसती मुस्कराती, इसके घर की रौनक बातोनी और खलखलाहटें बखेरती। जानता था महरों के लिए ये मुश्किल होगा, और ये सब तो मनफरह ने पहले ही कर दिया था कि जिस दिन महरों को ये बात पता चली वो अंदर से मर जाएगी। मगर वो इतनी आसानी से इसे इस तरह टूटता बखरता मर्दा दिली के साथ जीता नहीं देख सकता था। वो पिछले 1.5 साल से इसके एक एक लम्हे की साथी थी। कितनी अच्छी यादें थी उन दोनों की एक दूसरे के साथ। वो इसकी शरीकियत, इसकी बेटी की मां, और सबसे बढ़कर उससे मोहब्बत करती थी, तो क्या वो अब इसे उस तरह अकेला छोड़ देता जब इसे उसकी ज़रूरत थी? नहीं, वो इसे मना लेगा, जिंदगी की तरफ वापस लाएगा, इसे अपनी विफाओं का यकीन दिलाएगा। और ये सब इसे एक वद्दा निभाने के लिए भी तो करना था। महरो, मैं सोच रहा हूँ हम कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं। बाबा भी बस कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। आफस बाबा के हवाले करके हम कुछ दिन नादर एरियाज की सैर को चलते हैं। क्यों, ठीक है ना? शरीम ने उससे वाल्ट और केज लेते हुए कहा। अगर आपका दिल चाह रहा है तो जरूर चलेंगे। मुमा बाबा आ जाएं, फिर प्लान करते हैं। वो केज पकड़ा कर मरते हुए कहने लगी। पिछले 3 दिन से वो उससे गुरेज बरत रही थी। वजह ये न थी कि इसे शरीम से बेवफाई की बात आती थी, वजह ये थी कि जब भी वो शरीम से बात करने लगती या उसके आसपास होती तो इसकी आंखों के सामने मनफरह का चेहरा आ जाता और इसे लगता कि वो अपनी दोस्त का हक मार रही है। असल में तो इसे बेवफाई की बात खुद से अपने वजूद से आने लगी थी। मैं आज ही भैया को बताकर काम इनके हैंड ओवर करके कल या परसों ही निकलने का कुछ प्लान करता हूँ। तुम शाम को तैयार रहना, हम शॉपिंग पर चलेंगे। वो जल्द अज जल्द महरों को उस फेज से निकालना चाहता था, इसीलिए जल्दी जल्दी सब कुछ प्लान कर रहा था। आने वाले दिनों से बेखबर। 17 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 तमाम कामों से फारिग होकर वो बेड पर बैठी एक बार फिर उस खत को पढ़ रही थी। दिल अब भी भारी भारी सा था, दिमाग मुकम्मल तौर पर माउफ था। बातचीत पिछले 3 दिन से बिल्कुल बंद थी। न अनाबिया के साथ खेलती, न खुद को टाइम देती। महरीन अब बस एक जामद खामोशी और साकन सांस के साथ जी रही थी। अंक ने अब अश्क बहाना खत्म कर दिए थे, लब खलखलाना भूल चुके थे। दिल मर्दा हो गया था, बस अब सांस लेता वजूद बाकी रह गया था। वो खत पढ़ने में मसरूफ थी जब मोबाइल की टोन बजने लगी। मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर मनफरह कॉलिंग चमक रहा था। काफी देर खाली अलजनी के आलम में स्क्रीन को देखती रही, फिर कॉल रेसो कर ली। अस्सलाम अलैकुम महरो, कैसी हो?
न कोई कॉल न मैसेज। कोई गलती हो गई क्या यार मुझसे? या फिर अपने मियां जी के साथ इतनी मसरूफ क्यों किया मनफरह तुमने ऐसा? मनफरह अपनी हीरो में जाने क्या क्या कहे जा रही थी, लेकिन इसकी आवाज़ को बारीक उस वक्त लगी जब महरीन ने किसी ट्रांस की सी कैफियत में उससे वो सवाल किया जिसका कोई मानी व मफाहूम तो न था, लेकिन फिर भी मनफरह आंधी तूफान की जद में अचकी थी। काफ काफ की क्या मतलब? मी ने क्या किया महरो? वो किसी भी तरह ये सोचना भी नहीं चाहती थी कि महरो ने ये सवाल इसी बारे में किया है जो इसे लगा, इसीलिए मतलब पूछा, लेकिन उस बार इसकी आवाज़ किसी खाई से आती मालूम होती थी जिसमें पहले जैसी चहक मफकूद थी। मुझे एक बार तो बताया होता मैं पीछे हट जाते। वो रो रही थी और इसके आंसू हाथ में पकड़े खत पर गिर रहे थे। पास लेटी अनाबिया इस मुथंग डिवाइस से खेलते खेलते सोचती थी। खामोशी थी और उस खामोशी में इसकी सिसकियां थीं जो उस खामोशी को दर्दनाक बना रही थीं। दूसरी तरफ भी अब दिल को दहला देने वाली खामोशी थी और उस खामोशी में खामोशी से बहता आंख से पानी जो उस खामोशी को और भी अजीबनाक बना रहा था। मनफरह से मजीद कोई बात न हो सकी तो उसने कॉल काट दी और खुद मोबाइल हाथ में पकड़कर आंसू के बंद को तोड़ दिया। वो रोई बहुत रोई, इतना कि इंसो खुद ही खत्म हो गए। लेकिन दिल का दर्द जो एक अरसे से कुछ कम हो गया था अब दूसरे तरीके से ताज़ा हो गया। पहले वो खुद बिखरी थी तो खुद को समेट लिया था, मगर अब जब दोस्त बिखरी है तो इसे लगा कि उसने बर्त अगर महरीन को न समेटा तो वो टुकड़े टुकड़े होकर रियत की तरह बखर जाएगी। इसे समेटने जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए इसे उसके पास जाना होगा, इसे सब बताना होगा, इसे उस अजीज से निकालना होगा जिससे अगर उसने इसे न निकाला तो वो मर जाएगी, और ऐसा सिर्फ तब ही हो सकता है जब वो उससे खुद कराची मिलने जाए। सत्तारा 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 सत्तारा। शरीम के आने तक का सारा वक्त उसने रोते हुए गुजारा, लेकिन फिर उसका शॉपिंग के लिए रेडी होने का मैसेज पढ़कर वो आंसू पूंछती जल्दी जल्दी खुद भी तैयार हुई और अनाबिया को भी तैयार किया। खत को दोबारा उसने वार्डरोब के सेफ में रख दिया था। इरादा था कि आज शॉपिंग से आकर कल किसी बहाने बाहर जाकर जरूर इसे पोस्ट करवा देगी। शरीम ठीक अपने मखसूस वक्त पर घर आ चुका था। फ्रेश होने के फौरा बाद ही वो इसे माल ले गया था। उसने इसे और अनाबिया को ढेर सारी शॉपिंग करवाई। नादर्न एरियाज के मौसम के लिहाज से इसे हर चीज दिलाई। कपड़े, शूज, बैग्स, स्टॉल्स, गर्ज ये कि उसका दिल चाह रहा था महरू को पूरा माल दिला दे ताकि बस वो किसी तरह खुश हवज जाए। वो खुश थी, लेकिन शरीम को उस तरह खुश लग नहीं रही थी जैसी वो पहले होती थी। और महरो एक एक चीज को खरीदते हुए बस यही सोचे जा रही थी कि उन सब पर मनफरह का हक था जो अब मैं एक गासिब बनकर वसूल कर रही हूँ। उसने ये बात शरीम से नहीं कही थी, जानती थी इसका दिल टूट जाएगा क्योंकि वो ये सब इसे सच्चे दिल और पर खलूस जज्बे से दिला रहा था। जरूरी और गैर जरूरी पर चीज खरीद लेने के बाद वो माल से वापस आ रहे थे जब महरो ने बाहर की तरफ डायपर शॉप देखकर शरीम को अनाबिया के लिए डायपर लेने का कहा। शरीम, आप अनाबिया के लिए डायपर्स पैक खरीदनी में ये शॉपिंग बैग्स कार में रख कर आती हूँ। अनाबिया को मुझे दे दी, महरो ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। नहीं, ये मेरी गुड़िया मेरे पास, ठीक है तुम चलकर बैठो, मैं आता हूँ। शरीम ने अनाबिया की नाक के साथ नाक रगड़ते हुए कहा। वो दुकान की तरफ रुख किए डायपर की पेमेंट कर रहा था जब अपने अप से इसे एक जोरदार धमाके की आवाज आई। वो एकदम पीछे मुड़ा था और जो मंजर उसने पीछे सड़क पर देखा था वो उसके लिए किसी कयामत से कम न था। वो हाथ में पकड़ा वाल्ट और एटीएम कार्ड जमीन पर फेंकता देवानों की तरह उस जगह भागा था जहां अब खून में लथड़ा औजूद आखिरी सांसें लेता आंखें मूंद रहा था। वो वहां तक पहुंचा, एक हाथ से अनाबिया को सीने से लगाए, दूसरे हाथ से महरीन का सर ऊपर उठाए पागलों की तरह चीख रहा था। महरीन, महरो अट्ठू, नहीं महरो तमही कुछ नहीं हो सकता, अट्ठू महरो अट्ठू, हेल्प हेल्प, पल्स कोई, इसे हॉस्पिटल ले चलो मेरे साथ। वो रो रहा था, चला रहा था, पागल हो रहा था। सत्तारा 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 सत्तारा। मुल्क हाउस में सिर्फ मातम बची थी। वहां मौजूद हर फर्द गम अंदोह में डूबा था। वो उन सब को रोता छोड़कर आज खुद मजे ये सू रही थी। इसे गस्ल दे दिया गया था, कफन पहना दिया गया था, सफेद कफन में लपटी बस इसका चेहरा दुख रहा था। आज इसके इर्द गिर्द इसके दूर पास का हर रिश्ता मौजूद था। वो किसी की नवासी थी और जिसकी थी वो मुसलसल अश्क बहा रहे थे।
किसी की बेटी थी और जिसकी थी वो एक सेकंड के लिए भी इसके पास से हटकर न गई थी, मुसलसल बस देखे जा रही थी ताकि अपने जहन के अंदर उस चेहरे को हमेशा के लिए महफूज कर ली, क्योंकि आज के बाद वो इसे देख न सकेंगी। वो किसी की बहन भी थी, इसके तीनों बहन भाई मुसलसल आंसू बहा रहे थे। आज इनकी लाडली बहन उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई थी। यह वो भी था जिसकी वो बीवी थी। वह रो नहीं रहा था, लेकिन खामोश और बेरान आंखों से दुख और सदमे के आखिरी मकाम पर था। दिल चाह रहा था चीख चीख कर रोए, इसे झंझोड़ कर अट्ठा डाले कि इतनी भी बड़ी खता न थी जितनी बड़ी सजा तुमने मुझे न दी। सब थे आज बस वो न थी, और इंतजार भी तो इसी का हो रहा था। वो बस पहुंचने वाली थी अपनी दोस्त से आखिरी मुलाकात करने, आखिरी दीदार करने। लावंज का दरवाजा आहिस्तगी से खुला और सब ने देखा कि अंदर दाखिल होने वाली उस हाल में अंदर दाखिल हुई है कि जैसे इसका सब कुछ लट चुका हो, छन चुका हो। वो बिल्कुल तही दामू मालूम होती थी। अंदर दाखिल होते ही इसके हाथ में पकड़ा हैंडबैग इसके हाथ से छूटकर गिर गया था। आंसुओं का सैलाब रवा हो चुका था, इसे लगा अब इसकी चीख निकलेगी, अब निकलेगी, और उस डर से उसने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। वो वहीं नीचे ही बैठ जाती, लेकिन उसके गिरने के से अंदाज में बैठने से पहले शहरीन ने इसे कांधों से थामा था और इसे महरीन के पास लाकर बैठाया था। महरीन को देखते ही इसका सर नफी में हिलने लगा। वो बार बार अपने सर को दाएं बाएं हिलाती, गुया इसके उस तरह इसे छोड़ जाने की नफी कर रही हो। नहीं महरो नहीं, तुम इस तरह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? महरो तुम मुझे छोड़कर नहीं, महरो नहीं, प्लीज अट्ठू मुझसे बात करो, मुझे वजाहत का मौका तो दो। मुझे से कुछ पूछे कुछ जाने बगैर तुम ऐसे रोटकर नाराज होकर कैसे जा सकती हो? महरो प्लीज एक बार अट जाओ ना, मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, सब एक एक बात, एक लफ्ज पर उस तरह मुझसे बदगम हरकर बदजुन होकर न जाओ। महरो अट्ठू ना। वो महरो के सर के करीब बैठकर मुसलसिल से अट्ठाड़ाई थी। मुसलसिल बस एक ही गर्दन थी, महरो अट्ठू। उर्दगर्द बैठे लोगों में से सिर्फ दो ही थे जो उस सूरत हाल से वाक़िफ थे, बाकी से हैरान नज़रों से इसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो अब भी गिरिया बाजारी में मसरूफ थी जब दरवाजे से मर्द हजरात अंदर दाखिल हुए। मीत का शोहर, मीत का बाप, मामू और सिसिर, ये वो चंद लोग थे जो महरो के जनाजे को अट्ठाने अंदर आए थे। मनफरह अब भी सर की तरफ बैठी इसे अट्ठाड़ाई थी जब इसे लगा कोई और भी है जो इसके बराबर में आकर खड़ा। हवा अभी वो देखने ही लगी थी जब शहरीन आगे आई। चलो मनफरह, अट जाओ, गड़िया महरीन के जाने का वक्त आया है। शहरीन की बात पर उसने तड़प के ऊपर देखा और जब सामने खड़े शख्स पर नजर पड़ी तो वो शेर की तरह उस पर बरी थी। तुम कातिल हो मेरी दोस्त के। तुमने मारा है मेरी दोस्त को, मेरी बहन को। तुमसे कहा था ना इसे कुछ न बताना, वो मर जाएगी शरीम मुल्क, वो मर जाएगी, मगर तुम निकले दगाबाज, धोखेबाज। वो इसका ग्रीबान पकड़कर इसे झंझोड़ रही थी। शहरीन मुसलसिल इसे हटाने की कोशिश कर रही थी, संभालने की, वहां से ले जाने की, लेकिन वो बार बार इसका हाथ झटक देती। अपिया, अगर महरो का कातिल देखना चाहती हैं तो ये देखिए, ये है इसका कातिल। ये हमेशा से ही धोखेबाज वद्दा खिलाफ रहा है। अरे मुझसे क्या, पहला वद्दा तो तुमने तोड़ दिया था, दूसरा वद्दा ही पूरा कर देते। धोखेबाज, जब मेरी दोस्त से जी भर गए तो इसे सब बता दिया, कहा था ना मर जाएगी, एक पल मजीद सांस न ले सकेगी, मार दिया तुमने इसे, मार दिया। जाओ अब यहाँ क्या करने आए हो, जाके अपनी जीत का जश्न मनाओ, आज़ादी का जश्न मनाओ। मिल गई आज़ादी, मरी दोस्त से छीन ली तुमने मेरी दोस्त, छीन ली। वो बोलते बोलते जब थक गई तो खुद ही नीचे बैठती चली गई। उसने नहीं देखा एक बार भी कि सामने खड़ा वो शख्स खुद भी रो रहा था, बल्कि बेबस था, खाली था, तन्हा था, और उन बातों और इल्जामों ने तो इसे मजीद मार डाला था अंदर से कि वो वाकई एक राज की हिफाजत क्यों न कर सका। जानता था वो मर जाएगी और वो मर गई। तमाम मौजूद लोग अजीब वहशत और हैरान ज़दा नज़रों से ये सब देख रहे थे। इसके बैठते ही शहरीन खुद को संभालते इसके पास आई, इसको संभाला और शरीम को जनाजे को ले जाने का इशारा किया। शरीम करीब आया, कितने ही पल सरक गए और वो झका महरीन के चेहरे को देखता रहा। जानता था आज के बाद ये चेहरा कभी नहीं देख सकेगा, इसीलिए इसे जहन में महफूज कर लेना चाहता, क्योंकि वो इसकी बीवी थी, शरीक हयात थी, इसके सुबह शाम दिन रात, हंसी खुशी, हर दुख हर सिक की हमनवा थी। वो इसे कैसे इतनी जल्दी छोड़ गई, देख देख कर दिल चाहता था इसे हिलाकर अट्ठा दे, अट जाओ कि उस घर को, उस इंसान को तुम्हारी आदत हो चुकी है। हम आदत, और किसी ने सच कहा है, आदतें मोहब्बत से ज्यादा जानलेवा होती, मोहब्बत पास हो या ना हो इसे सोचकर याद करके वक्त गुजारा जा सकता है, लेकिन जब किसी शख्स की किसी शय की आदत पड़ जाए तो आदत बदलने, इसे भूलने में वक्त लगता है, और वो तो फिर इसकी हुसन आदत थी, कैसे भूलेगा वो इसे इतनी जल्दी।
देखते देखते इंसू जारी हो चुके थे। अकराम साहब ने इसके कंधे पर हाथ रखा और इसे चारपाई उठाने को कहा। मरहूम के जनाजे को उठाते ही एक हलचल थी जो वहां मौजूद सब में मची थी। गिरिया बाजारी और इंसू का बंद जो रख चुका था अब वक्त अलौदा दोबारा शुरू हो चुका था। मनफरह शहरीन के बाजुओं से निकलकर महरीन के पास जाने को मचली जाती थी लेकिन न निकल सकी और वो लोग जनाजा ले गए। सत्तारा 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 सत्तारा। रात हो चुकी थी। मुल्क हाउस पर अजीब किस्म की बहरानी छाई हुई थी। सब अभी मुल्क हाउस में ही जमा थे। शरीम ऊपर अपने कमरे में था, जबकि बाकी लोगों में से कोई लावंज में, कोई गेस्ट रूम में। जैसे तैसे करके सब ने एक दूसरे को खाने के चंद नवाले खिला दिए थे। शहरीन अभी तक मनफरह के साथ साथ ही थी। इसने बहुत मुश्किल से इसे भी एक दो नवाले खिलाए थे। सालिहा बेगम शरीम के पास भी खाना लेकर गई थी लेकिन वो आराम का बहाना बनाकर टाल गया था। वो अंदर तक उस अचानक होने वाले हादसा से हल कर रह गया था और फिर इस पर मजीद मनफरह की बातों ने इसे झंझोड़ डाला था। सालिहा बेगम ने उससे जिक्र तो नहीं किया था लेकिन वो समझ चुकी थी कि वो लड़की कोई और नहीं महरीन की यही दोस्त थी। उन्हें मनफरह को देख देख कर रोना आ रहा था कि उसने जिस तरह दोस्त के खातर अपनी बड़ी कुर्बानी दी थी तो वाकई ये दोस्ती बेमिसाल होगी। जभी तो वो अपने प्यार की कुर्बानी दे गई और उन्हें खुद ही ये भी अंदाजा हो गया कि पिछले कुछ दिनों से महरीन इतनी चुप क्यों थी। उन्हें मनफरह और शरीम का दुख अंदर तक काट रहा था। मनफरह को रोते रोते बुखार चढ़ गया था। शहरीन ने इसे बुखार की दवाई के साथ एक स्लेपिंग पल्स खिलाकर सला दिया था और खुद बाहर आ गई थी जहां लावंज में इसके घर वाले और बाकी लोग इसके मुंतजर थे। इसके बाहर निकलने के बाद किसी ने उससे कोई सवाल तो न किया था लेकिन वो जानती थी वो सब क्या जानना चाहते हैं और शायद अब वक्त आ ही गया था कि उस राज को सब पर यहीं कर दिया जाए। शहरीन शुरू से लेकर आखिर तक एक एक बात जिस तरह इसे महरीन ने बताई थी सबको बताती गई। कुछ बातें जो इसे भी मालूम न थीं जैसे ये कि शरीम और मनफरह कहाँ और कैसे मिले थे वो सब उन लोगों को अक्सा ने बताया और ये सारी रोदाद सुनकर वहां बैठा हर शख्स एक और गम के मलबे तले दब गया। नाना अबू रोने लगे थे कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया जो 3 लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा था। उन्हें हर एक ने ये कहकर संभाला कि कातब तकदीर ने उन तीनों की किस्मत में यही लिखा था। सत्तारा 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 सत्तारा। सुबह हो चुकी थी। तमाम अफराद का क़याम अभी यहीं था लेकिन महरीन के घर वाले आज वापस अपने घर जाने लगे थे। शहरीन मनफरह का नाश्ता लेकर गेस्ट रूम में आई तो वो अबाया पहन रही थी। कहाँ जा रही हो? उसने नाश्ता साइड टेबल पर रखते हुए पूछा। घर। कुछ दिन तो और रख जाओ। अभी तो इसे गए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। शहरीन ने रंजीदा लहजे में कहा। एक पल मजीद नहीं रख सकती यहाँ रहूंगी तो महरीन की याद हर वक्त सताएगी और इसके कातिल को देखकर मुझसे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। या तो वो यहाँ रह सकता है या मैं। मनफरह ने जहर खंद लहजे में कहा। इसे कातिल कहना बंद करो। महरीन का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने मारा नहीं हुआ है इसे। शहरीन ने इसे कांधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा। अपिया आप कुछ नहीं जानते। ये शख्स कैसा है यही कातिल है इसका, मैंने इसे कहा। इसकी बात अभी जारी थी जब शहरीन बीच में ही इसे टोक गई। मुझे सब मालूम है मनफरह, सब मालूम है। महरीन ने कुछ दिन पहले आकर मुझे सब खुद बताया था। वो मजीद कुछ बताती जब दरवाज़ा खुला। शहरीन बेटा अनाबिया को देख लो। किसी से चुप नहीं हो रही, फेडर भी नहीं ले रही, बस रोए जा रही है। शुमसा बेगम ने दरवाजे से झांक कर कहा। अनाबिया कहाँ है? इसे तो मैं भूल ही गई। कहाँ है वो आंटी? मुझे दी, इसे मैं चुप करवाऊंगी। मनफरह को लगा जैसे किसी ने इसके मुस्सिल रोने का कहकर इसका कलेजा छलनी कर दिया हो। शुमसा बेगम ने फौरा अनाबिया को इसकी गोद में दे दिया। अब वो मनफरह की गोद में थी। इसे गोद में लेते ही वो दोबारा अश्कबार हो गई थी। कभी इसके गाल चुमती, कभी माथा, कभी हाथ। इसे सीने से लगाकर गुया इसे अपनी दोस्त मिल गई थी। कुछ देर खुद पर काबू करते अब वो इसे टहलाते हुए कंधे से लगाकर चुप करवा रही थी। शायद मुंह की दिली मोहब्बत का असर था कि अनाबिया कुछ देर बाद ही इसके पास खामोश हो गई थी। लेकिन शायद इसे भूख लगी थी इसीलिए बार बार आंख खल जाते। इसने फेडर मंगवाकर इसे फेडर दिया और पेट के भरते ही अनाबिया सो गई।
मनफरह अब रोते हुए इसे देख रही थी। क्या इसे यूं रोता सिसकता छोड़कर चली जावेगी? शहरीन जो अभी यहीं बैठी सब सूरत हाल देख रही थी गुया हुई। जाना तो है ना अप्या, तो अभी क्यों नहीं? क्यों इसे अपना आदि बनाकर छोड़ जाऊं, ताकि वो एक बार फिर अधूरी रह जाए? मनफरह ने इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा, कम अज कम 2-3 तो रह लो, हमें भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा, तुम्हें भी और इसे भी। शहरीन इसे किसी तरह रोकना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर एक बार मनफरह यहाँ से चली गई तो दोबारा पलटकर नहीं आएगी, इसीलिए इसे रोकने के हर जतन कर रही थी, एक अधूरे काम को पूरा करने के लिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन और कितने दिन अप्या जाना तो है ना। इसकी यादी ले जाऊंगी हमेशा के लिए, और मैं आप लोगों का सहारा क्या खाक बनूंगी। मैं तो खुद खाली हो तही दामा हूँ, अनाबिया को भी क्या सा बना लूंगी। वो नहीं रुकना चाहती थी यहाँ उस घर से। उन गिलियों से इसे अपनी दस्त की याद आनी थी, और शरीम का सामना तो वो किसी सूरत नहीं करना चाहती थी। प्लीज फ्री, कुछ दिन रख जाओ, मैं अकेले किस किस को संभालूं, मामा को, असद आहिद को, बाबा को या अनाबिया को? मेरे साथ रख जाओ कुछ दिन। बहुत मनाने के बाद मनफरह मान गई थी, लेकिन उस शर्त पर कि आज ही वो अजीम हाउस वापस चलेंगे। वो वही रहेगी, लेकिन सिर्फ 2 या 3 दिन। 17 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 अजीम हाउस के मुकीम वापस आ चुके थे। मनफरह इनके साथ ही थी। अगर मुल्क हाउस का रुख करें तो वहां सिर्फ इसी घर के मुकीम रह रहे हैं। इस्लामाबाद के रहने वाले वापस जा चुके हैं। अरहम अक्सा और अक्सा की मां भी वापस चली गई हैं। अलबत्ता नाना अबू यहीं हैं, क्योंकि वो महरीन के ख्वाब को पूरा करके यहाँ से जाना चाहते हैं। शरीम के दिन बाहर सड़कों पर और रातें अपने कमरे में बंद होकर गुजर रही हैं। अनाबिया को शहरीन ले गई है सालिहा बेगम। इसे जाने देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन शहरीन ने उन्हें सारी बात बता दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने शरीन को भी ये कहकर मना लिया था कि मनफरह कुछ दिन यहाँ है और वो ये चंद दिन अनाबिया के साथ रहना चाहती है। वो इनकार न कर सका। अब सब वही चाहते थे जो महरीन चाहती थी, और अब तो उस काम की अशद ज़रूरत उस लिए भी थी कि अनाबिया को एक मुंह की ज़रूरत थी, जो बल्कि इसकी मुंह का नम अलबदल हो। वो कोई और नहीं, इसकी मुंह की दोस्त ही हो सकती थी। शहरीन चाहती तो इसे मनफरह को सब बता देती कि महरीन की ख्वाहिश क्या थी, लेकिन हो सकता था कि मनफरह ये मानने से इनकार कर दे, क्योंकि इसके पास कोई सबूत ही न था। इसीलिए अब शहरीन को किसी और तरह से मनफरह को रोकना और इसे मनाना था। 17 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 3 दिन गुजर गए थे। मनफरह ने सुबह उठते ही आमिर चाचू को कॉल कर दी थी ताकि इनके साथ वापस चली जाए। वो अभी कराची में ही थे। गोका इसका दिल अभी हर्ग्ज अनाबिया को छोड़कर जाने का नहीं कर रहा था, लेकिन वो जानती थी इसे जाना ही है। यहाँ रहने का अब इसके पास कोई और जवाब नहीं है। अनाबिया शरीम की बेटी है और इसी के साथ रहेगी। इसे ये बाब हमेशा के लिए बंद करके जाना ही चाहिए। वो कॉल करने के बाद अबाया वगैरह निकाल रही थी जब शहरीन इसके पास आई। बैठो फ्री, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, शहरीन ने बेड पर बैठते हुए कहा। खैरियत अप्या, कहिए क्या बात है? मनफरह ने अबाया हैंड करके इसके पास बैठते हुए कहा। तुम जा रही हो? अनाबिया का क्या होगा?